हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाई। माय नेम अभिजीत कुमार चौधरी और हम लोग अपने जीके वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा तो उसको फटाफट जाके फिल आउट कर लो, क्योंकि आज 21 तारीख हो गया है और 22 तारीख जो है वो लास्ट डेट है सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने की। साथ ही हमने इंस्टाग्राम के ऊपर में बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी एक वीडियो अपलोड की है, तो उसको भी जाके जरूर देख लेना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके यार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह ना जो भी हम ये नोट्स यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में, ये सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट जाके उसे भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जनरल नॉलेज में लास्ट टाइम जो है हम कहाँ पे थे भाई? जनरल नॉलेज में थे हम लास्ट टाइम, डायरेक्ट टैक्स वगैरह हो गया था हमारा, टैक्स हमने कर लिया, जीएसटी भी हमने कर लिया है, जीएसटी काउंसिल ये सब हो गया। देन बजट भी हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। हाँ, बजट भी अपना हो गया था, बजट हो गया था बिल्कुल। चलिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद अब हमें जो है कुछ बहुत सारे एब्रिविएशन हमें गिवन है, कुछ वर्ड मीनिंग्स टाइप भी हम लोग कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिकली इकोनॉमिक्स के, जो हमारे अगेन जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें और नोट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर है, तो मैं बस आपको हर एक जो टॉपिक है वो क्या बोलता हूँ मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो पहला वर्ड है भाई अपने पास, एक सेकेंड। यहाँ से स्टार्ट भाई। तो फर्स्ट वी हैड एडमिनिस्ट्रेटर प्राइज, द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एग्जांपल द गवर्नमेंट, द मार्केट बोर्ड और अ ट्रेडिंग ग्रुप डिटरमाइन द प्राइस, उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलते हैं। जनरली इसे एमआरपी भी बोला जाता है। अब एमआरपी क्या होता है? किसी प्राइस को, किसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम किस प्राइस पे बेचा जा सकता है उसे एमआरपी बोला जाता है। वो डिसाइड कौन कर रहा है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी डिसाइड कर रहा है। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी डिसाइड कर रही होती है। देन है एक एड वैलोडम टैक्स, ये पहले टैक्स हुआ करता था। आजकल ये वाले टैक्स जो है उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। इसकी जगह पे एक नया वाला सिस्टम आ चुका है जिसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, ये भी कहते हैं अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था इन विच गुड्स आर टैक्स्ड बाय देयर वैल्यूज, जिसकी गुड्स की हम लोग टैक्स करते हैं उसके वैल्यू के बेसिस पे। इन केस ऑफ एड वैलोरम टैक्स इज कैलकुलेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, हम गुड्स के प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते थे। वैल्यू एडिड टैक्स इज एन एड वैलोरम टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स भी जो ये भी क्या एक एड वैलोरम टैक्स है। ठीक है, तो ये पहले हुआ करता था, अब इन सबको हमने शिफ्ट कर दिया है और वैल्यू एडिड वाले कॉन्सेप्ट को जीएसटी के साथ मिक्स करके जीएसटी को ही वैल्यू एडिड के ऊपर बेस्ड बनाया गया। नेक्स्ट अपने पास एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होता है जब हमारे किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसे हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे एक जमीन आपने परचेज की 10 लाख की, अगर उसकी वैल्यू बढ़ के 12 लाख हो जाए तो 2 लाख का क्या हो गया? एप्रिसिएशन होगा। इसका एक अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। एवरेज कॉस्ट होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट, सामान को बनाने में टोटल कितना खर्चा है उसको डिवाइड कर दो आउटपुट से, कितना सामान आपने बनाया है, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, एक साल के अंदर में हमारे इंडिया के बाहर के लोगों के साथ कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। इसके दो साइड्स होते हैं, एक होता है हमारा रिसिप्ट वाला कॉलम, एक होता है हमारा पेमेंट वाला कॉलम। रिसिप्ट वाले कॉलम लिखते हैं कितने पैसे आए इंडिया के बाहर से, पेमेंट वाले कॉलम लिखते हैं कितने पैसे गए इंडिया के बाहर से। और ये यहाँ पे इंक्लूड किया है कि भाई इसके अंदर क्या क्या आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ है? विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स गुड्स को बोला जाता है, इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज को बोला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट along with the invisible trade like shipping, banking, insurance, इन सब चीज़ों को कवर किया जा रहा है भाई। टूरिज्म भी कवर हो जाता है, रॉयल्टी भी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट, ये सब कवर हो जाता है। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ये भी वही है, इंडिया के बाहर के लोगों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना कर रहा है। दो साइड्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट वाला साइड, एक होता है हमारा इंपोर्ट वाला साइड। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट हमारे पास बैंक रेट। जब दो बैंक आपस में लोन लेने के लिए जिस रेट का इस्तेमाल करते हैं उस रेट को बैंक रेट बोला जाता है। अब बैंक द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री डिस्काउंट द फर्स्ट क्लास बिल्स, इट इज द इंटरेस्ट रेट एज विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द लोअर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब सेंट्रल बैंक कौन होता है? अपना आरबीआई। आरबीआई जो है वो बाकी सारे बैंकों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बदले में इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना। अब वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है, बैंक रेट इज अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। क्रेडिट कंट्रोल मेथड है आरबीआई के द्वारा। बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट है हमारे पास।
कहाँ भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग एन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ टू द कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस, कंसिडरेशन फॉर गुड्स रिसीव्ड, उसे बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक सेलर ने जो है किसी बायर को सामान बेचा है 10 लाख रुपए का और उधार सामान बेचा है, तो उसके बाद क्या कोई एग्रीमेंट नहीं कराएगा कि हमने आपको उधार सामान बेचा है, बिल्कुल उसे एग्रीमेंट कराएगा। उस एग्रीमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, जिस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि सेलर कौन है, बायर कौन है, कितने का सामान बेचा गया, डेट क्या और कब पेमेंट आने वाला है। ब्लू चिप टॉप लेवल कंपनीज को ब्लू चिप बोला जाता है। इक्विटी शेयर्स ऑफ हुज परचेज इज एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली सेफ है उसको बोला जा रहा है भाई। इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एज इज डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क, इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, इसे ब्लू चिप बोला जाता है। टॉप लेवल की कंपनीज बोलते हैं। हर एक इंडस्ट्री के अंदर में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं जो उस इंडस्ट्री के टॉप लेवल के होते हैं। जैसे अगर आपको पेट्रोलियम में जाना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद सकते हो, अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो आप HDFC के, SBI के खरीद सकते हो। ये सब क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स, जॉब्स कंसर्न विद फैक्ट्री, जितने भी फैक्ट्री के अंदर भी जॉब्स होते हैं उन सबको ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है। अनस्किल्ड पीपल होते हैं, डिपेंड ऑन मैनुअल वर्क, ज्यादातर मैनुअल वर्क हो रहा होता है, मशीन की इक्विपमेंट की इस्तेमाल कम हो रहा होता है। ब्रेक इवन प्राइस, एक ऐसा प्राइस जहां पे हमारा फर्म मेक्स जीरो एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसे बोला जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब देखो, अब एक सामान है जिसे हमने बनाया 100 रुपए में और उसके ऊपर हमने 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल सामान की वैल्यू आ गई 110 रुपए। तो अगर मैं सेल करके 110 रुपए अर्न कर पा रहा हूँ तो इसे क्या बोलेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट 10 रुपए का तो हो रहा है बट हमें एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा। इससे ज्यादा अगर मैं इसको 120 में बेच पा रहा हूँ, अगर मैं 130 में बेच पा रहा हूँ तो हमारे लिए एब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आता है। ठीक है, देन उसके बाद अपने पास ब्रिज लोन, लोन मेड बाय अ बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू मेक अप अ टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, उसे ब्रिज लोन बोला जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है। बुल मार्केट, स्टॉक्स के अंदर में एक ऐसा, स्टॉक मार्केट के अंदर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जब हमारा स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसे बुल्स मार्केट बोला जाता है। जब ये गिर रहा होता है तो उसे बियरिश मार्केट बोला जाता है। बुल्स मार्केट, जब मार्केट ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल जो है बोला जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर में जब वो सामान बेच रहा है तो उसको बेचने के बाद उसको पैसा कब रिसीव हो जाता है, उस पूरे पीरियड को बिजनेस साइकिल बोला जाता है। टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन इन दी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर में क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रही है उसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। इट इज कम्पोज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड एंड कैरेक्टराइज बाई राइजिंग प्राइजेस and low unemployment, alternating with the period of bad trade characterized by falling price and high unemployment। इन सब चीजों को बिजनेस साइकिल के अंदर रखा गया। ठीक है, नॉर्मली बिजनेस का एक साइकिल होता है। ठीक है, जैसे इस टाइप का बिजनेस साइकिल होता है नॉर्मली। अब ये साइकिल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनिशियल पीरियड में ना, यहाँ पे इस वाले पीरियड के अंदर में हमारा सेल्स जनरली कम हो रहा होता है, उसके बाद फिर हमारा एकदम से सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये सेल्स बढ़ रहा होता है ना तो हम बहुत सारे लोगों को जॉब पर रखते हैं, बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पे जॉब रख रहे होते हैं। उसके फिर हम पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारा चीज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्कर जिनको हमने यहाँ पे जॉब पे रखा था उन सबको जॉब से निकाल दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, लास्ट में फिर जाके हम उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम पहले हुआ करते थे, और यही प्रोसेस बार बार लगातार चल रहा होता है। ठीक है, जैसे विंटर्स के सीजन में विंटर्स के क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाएगी, समर के सीजन में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, कॉल मनी होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ लोन एडवांस विच पेबल ऑन डिमांड। ये जो है कब पेबल होता है भाई, इसकी डिमांड पेमेंट होता है। जनरली ये कुछ ही दिनों के लिए लिया जाता है, कुछ दिनों के बाद इसको हम पे आउट कर देते हैं, इसे हम कॉल मनी बोलते हैं। इसे बताओ कॉल मनी क्या है। लोन लिया हमने बैंक से, और इसमें ना टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने 1 साल 2 साल के लोन लिया, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। हमने बैंक से लोन लिया, कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए लिया, 8 दिन 10 दिन, जैसे ही हमारे पास पैसा अरेंज हो जाएगा हम बैंक को पे आउट कर देंगे, उसे कॉल मनी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली कॉल मनी जो है ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में होता है। फिर अपने पास कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट दैट गिव्स मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, जहां से हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटलिज्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। अब देखो दो मेथड होते हैं। ठीक है, मानो किसी कंट्री के अंदर में बिजनेस हो रहा है। ठीक है, कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। इस बिजनेस को करने के लिए दो तरह के लोग इस टाइप के बिजनेस को कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट बिजनेस कर सकता है या हमारे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस करेगा या प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेंगे। अगर जो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन का प्रोसेस किया जा रहा है, अगर ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोग ही कर रहे हैं ना, तो इसे कैपिटलिज्म बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर ये लोग नहीं कर रहे तो फिर गवर्नमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कैपिटलिज्म। आगे सेल्फ प्रॉफिट मोटिव इज गाइडिंग फीचर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा भाई, प्राइवेट लोग, अगर कोई बंदा प्राइवेट बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है भाई। जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा उसी चीज का सामान बनाएगा,
सामान बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएगा और अच्छे प्राइस पे भी बेचेगा। जब गवर्नमेंट बिजनेस करता है ना तो अपोजिट तरीके से बिजनेस कर रहा होता है। गवर्नमेंट जो है कोशिश ये नहीं करता कि बहुत अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस को या क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता, वो प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है उससे प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, या कहीं केस में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। बट प्राइवेट बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता, प्राइवेट बिजनेसमैन क्वालिटी अच्छी देगा और प्राइस भी अच्छा चार्ज करेगा। देन है द सिस्टम इज बेस्ड ऑन लेजी अफेयर सिस्टम दैट इज नो स्टेट इंटरवेंशन। लेजी अफेयर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। हम लोग जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर होता है उसको खुली इंडिपेंडेंस दी जाती है कि आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो, कैसे भी बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा आपके बिजनेस मैटर्स में, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, जब हम लोग लोन लेते हैं, एडवांस लेते हैं अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ बोरोवर्स करंट असेट्स। करंट असेट्स के बदले में हम लोग एडवांस ले रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स या बिल रिसीवल, इन सब चीज़ों के बदले अगर एक बिजनेसमैन लोन ले रहा है तो उसे कैश क्रेडिट बोला जाता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, द पोर्शन ऑफ नेट डिमांड और टाइम लाइबल एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद आरबीआई। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब एक बैंक है, बैंक जो है ना दो तरह का काम कर रहा होता है। एक बैंक पैसा लोगों से एक्सेप्ट कर रहा है और उसी पैसे को वो आगे लोन के रूप में प्रोवाइड कर रहा है। अब सीआरआर क्या बोलता है, जितना ही आपके पास पैसा आया ना, जितना आपके पास डिपॉजिट आया है, इस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10%, तो इस डिपॉजिट का कुछ परसेंट आपको सीआरआर के नाम से जो है आपको अपने पास रखना, सीआरआर के नाम से आपको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है आप लोन के रूप में नहीं दे सकते। जैसे अब 100 रुपये आया हमारे पास, तो 100 में से 10% यानी कि 10 रुपये तो हमें रखना है, बाकी 90 रुपये का लोन हम दे भी सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी रेफर टू एन इकोनॉमी हैविंग नो फॉरेन ट्रेड। ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल प्राइस, अ प्रोडक्ट प्राइस फिक्स बाई गवर्नमेंट विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, उसे बोला जाता है हमारा कंट्रोल प्राइस। कोर सेक्टर, इकोनॉमिक नीड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट, उसे हम कोर सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कोर सेक्टर्स के अंदर में क्या आ रहा है भाई, सीमेंट का बिजनेस आता है, आयरन का बिजनेस है, स्टील, पेट्रोलियम, हैवी मशीनरी, इन सबको क्या बोला जा रहा है, कोर सेक्टर्स बोला जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, और आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपके कुछ डाउट वगैरह हैं, जिसको हम अगली क्लासेस के अंदर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला अपने पास है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस रिजॉर्टेड बाय मॉडर्न गवर्नमेंट ऑफ स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी देन दे रिसीव इन अ रेवेन्यू। अब ये क्या बोल रहा है, सरकार को जो है अपने कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को कुछ पैसा रिसीव भी होता है, जो हमने बजट वाले चैप्टर में समझा था कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी होती है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपये खर्च करना है और गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ 80 रुपये हुए, तो क्या गवर्नमेंट अपने 100 रुपये के खर्चे को कम करके 80 में मैनेज करेगा? नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगा, वो 20 रुपये कहीं से लोन लेके आएगा। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है, ठीक है। देन अपने पास डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अपोजिट केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन इज द स्टेट ऑफ फॉलिंग इन द प्राइस which occur at that time when the output of the goods and services increase more rapidly than the volume of money in the economy। इसकी वजह से क्या होता है भाई, डिफ्लेशन क्रिएट होता है। अभी डिफ्लेशन में क्या है, बिजनेसमैन ने बहुत सारा सामान बना लिया, बहुत सारा सामान बना लिया, इतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, कोई उस सामान को खरीदने को रेडी नहीं है, तो क्या बिजनेसमैन क्या करेगा, वो सामान ऐसे ही रखेगा, वेस्ट हो गया? नहीं, बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना प्राइस को कम करेगा, इवन वो कॉस्ट के बिलो भी कोशिश करेगा बेच के, भाई कम से कम पैसा तो निकल जाए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे डिफ्लेशन बोला जाता है। इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, महंगाई। देन अपने पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने समझा था, हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। एक अपने पास है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाता है उसे डीवैल्यूएशन बोला जाता है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री, अगर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो उसे डीवैल्यूएशन बोला जाएगा। रिलेटेड टू द अदर फॉरेन करेंसी इज नॉन एज डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट डेलिबरेटली चीपन्स the exchange value of its own currency in terms of other currencies by giving it a lower exchange value। हम खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा भाई डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। पहले $1 जो है वो एग्जाम्पल 80 रुपये में आता था, अब $1 जो है 85 रुपीज में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो, डॉलर का प्राइस बढ़ गया। इसका मैं अपोजिट केस देखूं तो इंडियन रुपीज का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है, इसे क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई लोग। देन उसके बाद है डी इन्फ्लेशन। डी इन्फ्लेशन के अंदर में क्या कॉन्सेप्ट है भाई, डिस इन्फ्लेशन है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस मॉडरेटली फॉर अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट।
हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम कर ले, बट साथ ही साथ हम किसी भी तरह के आउटपुट में भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो इसे डिसइंफ्लेशन बोला जाएगा। डिविडेंड होता है भाई, जब हम किसी बिजनेस के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब उस बिजनेस को, एक मिनट भाई पेन नहीं सो रहा मेरे को, हाँ ये डिविडेंड। तो डिविडेंड में क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें एज अ डिविडेंड हमें बांट देता है, उस पैसे को डिविडेंड बोला जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी विच डील विद टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोविंग्स और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट इन द इकोनॉमी, इसे हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। जनरली फाइनेंशियल पॉलिसी भी बोला जाता है इसको, जो पैसे से रिलेटेड पॉलिसी होता है। सरकार जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाता रहता है भाई, कुछ मनी से रिलेट करता है, कुछ मनी से रिलेट नहीं भी करता। जो मनी से रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, उसको फिजिकल पॉलिसी बोला जा रहा है। ऐसी एक फिजिकल डेफिसिट होता है, ये हमने बजट में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो आप एक बार जाके हमारे पिछले वाले वीडियो को देखो, उसमें ये फिजिकल डेफिसिट कवर किया है। फिजिकल पॉलिसी भी उसी के अंदर में आ जाता है भाई। फिजिकल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, डेट याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी होता है, इंपोर्ट्स के ऊपर में जो ड्यूटी लगाया जाता है उसे इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। इंपोर्ट क्या होता है, अब इतना तो खैर बेसिक आपको पता ही हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, जब हम लोग इंडिया के लोग, जब इंडिया के बाहर हम लोग सामान बेचेंगे या सर्विसेज देंगे उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। जब इंडिया के बाहर से हम सामान खरीदेंगे या सर्विसेज लेंगे उसे इंपोर्ट बोला जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के ऊपर जो जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। वैसे जीएसटी भी लगता है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हमने समझा था भाई, महंगाई है जब चीज़ों के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जॉइंट सेक्टर होता है, जॉइंट सेक्टर ओन्ड एंड मैनेज एंड रन बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऐसा कोई सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसे जॉइंट सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। लेजिस फेयर ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे फ्रेंच वर्ड मीनिंग नॉन इंटरफेरेंस, जहाँ पे क्या है किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नॉर्मली हम इसको इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं कि गवर्नमेंट किसी बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, जो हमने पीछे वाले पैराग्राफ में भी पढ़ा था। लिक्विडेशन की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन और वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप या क्लोजर की बात कर रहे होते हैं, जब कोई बिजनेस बंद हो रहा होता है उसे लिक्विडेशन या क्लोजर बोला जाता है। हम उसके सारे बिजनेस के बाद जो एसेट्स होते हैं ना, सारे एसेट्स को हम बेच देते हैं, जो पैसा आता है उससे उसकी सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस लिक्विडेशन कहलाता है। लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी मीन्स एसेट्स विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश मनी आर सेड टू हैव लिक्विडिटी। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम मनी के अंदर बहुत जल्दी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उस सिचुएशन को लिक्विडिटी बोला जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट होता है भाई, हमारी कॉस्ट के अंदर में जो इंक्रीज आता है ना, उस इंक्रीज को मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। एक मिनट, जैसे मान लो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए खर्च हुए। फिर हमने 2 प्रोडक्ट बनाया, 2 प्रोडक्ट बनाने में हमें 18 रुपए खर्च हुए, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए खर्च हुआ, लेकिन 2 प्रोडक्ट हमने बनाया तो हमारे कितने खर्च हो गए, 18 रुपए खर्च हो गए। यानी एक जो मैंने एडिशनल प्रोडक्ट बनाया उसको बनाने के लिए मुझे और कितने रुपए खर्च करने पड़े, 10 तो पहले ही खर्च हुए थे ना, और मुझे 8 रुपए खर्च करने पड़े। तो ये जो मेरा कॉस्ट 8 रुपए से बढ़ गया, इसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी हमारे फिजिकल पॉलिसी से ही रिलेट कर रहा होता है भाई। मॉनेटरी अथॉरिटीज monetary authorities with a view to produce a deliberate impact on the nature and volume of money so as to achieve the objective of general economic policy। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की मोटिव को अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है अपने पास। इट इज अ मार्केट इन विच देयर आर मैनी सेलर्स। ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसे किसी भी मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोला जाता है, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, और जो सेलर है ना वो एक जैसा सामान बेच रहे हैं, तो उसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। दूसरा होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे एक ही सेलर होता है और वो एक अपना यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, जिससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट कोई और बिजनेसमैन नहीं बेच रहा है, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेलर बहुत सारे हैं और वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो प्रोडक्ट भी आपस में डिफरेंट है एक दूसरे से, हम क्लासीफाई कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एंट्री एग्जिट की कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी नया बिजनेसमैन इसके अंदर एंट्री ले सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रहे हैं उसे मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, गूगल, ये सब क्या भाई एमएनसी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी। ओलिगोपोली, ये चौथे टाइप का मार्केट होता है। अभी हमने ऊपर 3 मार्केट समझे थे ना, ये चौथे टाइप का मार्केट होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन विच देयर आर ओनली फ्यू फॉर्म्स। इसमें सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो सामान बेच रहे हैं,
प्रोड्यूसिंग अदर होमोजेनियस प्रोडक्ट और मे हैविंग अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट नॉर्मली सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है, हालांकि इनके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं या ये खुद ही उन डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करते हैं। उस टाइप के मार्केट को ओलिगोपोली बोलते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे सेलर बहुत ही कम होते हैं। जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री, जितने भी एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज वो बहुत ही क्या लिमिटेड हैं, जिनके सर्विसेज क्या है तो सेम ही भाई, फ्लाइट से ही तो जाना है, एक ही तो सर्विस देंगे, बट उनकी सर्विसेज क्या होती है, डिफरेंस भी होती है। वो खुद ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है, हम आपको एडिशनल क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आता है हमारे ओलिगोपोली मार्केट के अंदर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। Yeah, मैं एकदम रुक के आई हूँ।